एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब, सबसे पहले आप रिएक्ट करिए, फिर बाकी मैं मेजर जनरल के सिन्हा साहब के पास जाऊंगा, थॉमस मैथ्यू साहब के पास भी। पहला तो ये कि जो अभी कह रहे थे रिजवी साहब कि जिस तरीके से ईरान ने रिएक्शन दिया है और इनका मानना है कि यूएस ने जो अपने सुपरमेसी का फेक नैरेटिव बनाया था उसको सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे मिला है, और इस वॉर के बाद ये फेक नैरेटिव जो फेक कह रहे हैं, वो रिजवी साहब कह रहे हैं, वो अब एक्सपोज हो जाएगा, और यही सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा डर है ट्रंप के लिए। जी धन्यवाद। देखिए, दो तीन बातें मैं कहूंगा। पहले आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हुए, देखिए मेरे ख्याल से ये फेक नैरेटिव नहीं है। अगर आप देखें अमेरिका के पास अगर वो उसकी प्रेजेंस कितनी है पूरे विश्व में, करीब 700-800 जगह उसकी बेसेस हैं, उसके जो प्रेजेंस है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर आप देखें कितना उसका जीडीपी में वो उसमें करता है, खर्चा होता है मोर देन $1 ट्रिलियन। अगर आप उसके नीचे 10 और देशों को देख लें, उनका जो एक्सपेंडिचर है डिफेंस में, वो मिलकर भी $1 ट्रिलियन नहीं बनता है। तो इसीलिए उनके पास जो फायर पावर है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको कम आंकना ठीक नहीं होगा मेरे विचार से। एक ही बात है। दूसरी बात है, जो वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप अपनी मनमानी नहीं कर पाए हैं, तो वो मैं कहूंगा ठीक बात है, अच्छी बात है, क्योंकि ये वाली जो युद्ध उन्होंने किया था, ये उनका वो युद्ध था, वॉर ऑफ चॉइस, वॉर ऑफ ह्यूब्रिस, वॉर ऑफ एरोगेंस। उनमें एरोगेंस आ गया था जब उन्होंने वेनेजुएला में देखा जो कितनी आसानी से उन्होंने तख्ता पलट कर लिया है, और पूरे वहां पर जो भी तेल है उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। उन्होंने कहा यही हम जाकर ईरान में भी कर लेंगे। अगर वो यहाँ पर सफल हो जाते तो ही वुड हैव बीन द यूनाइटेड स्टेट्स अंडर मिस्टर ट्रंप वुड हैव बीन टोटली अनकंट्रोलेबल। तो ये बड़ी अच्छी बात है जो उनको अपना यहाँ पर मनमानी करने का मौका नहीं मिला है, वो मैं उससे सहमत हूँ। दूसरी बात है, देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो ईरान एकदम दूध का धुला है। देखिए मैं हमारे भारत के और ईरान के संबंध बहुत पुराने हैं, बहुत सिविलाइजेशनल हैं, संस्कृत हैं, और हमारे दोनों देशों के बीच के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो मेरे जो ये कमेंट्स हैं, इनको आप एज एन एनालिस्ट लीजिएगा, नॉट एज हम कोई वो उंगली उठा रहे हैं या तोहमत उठा रहे हैं। देखिए ईरान ने जो किए हैं सारे, यहाँ पर इजराइल के चारों तरफ उन्होंने टेररिस्ट प्रॉक्सीज की हैं, आतंकवाद को तो बहुत बढ़ावा दिया है ईरान ने। तो इसीलिए इससे आप कोई मुंह नहीं छुपा सकता है। ये आप कुछ भी कहते रहिए, जो हमने नहीं, हमने हूतीस को नहीं दिया, हमने हमास को नहीं दिया, हमने हिजबुल्लाह को नहीं दिया, हमने इराक में, सीरिया में नहीं किया, तो ये गलत बात होगी। जो कुछ हुआ है वहां पर 7 अक्टूबर को भी हमास ने जो किया है, चाहे वो ईरान को पता हो या चाहे नहीं पता हो, उनके कहने से किया हो, उनके कहने के बिना किया हो, परंतु क्योंकि ईरान ने वहां पर उनको इस्टेब्लिश किया है वहां पर, तो ये तो बिल्कुल आप कह सकते हैं जो इस क्षेत्र में जो स्टेबिलिटी है, पीस है, सिक्योरिटी है, उसको बढ़ावा नहीं देता है। दूसरा आप देखिएगा जो उनकी जो पॉलिसी क्या है, पॉलिसी है जो हम इजराइल को, मतलब एक देश है वहां पर, यूनाइटेड नेशंस का वो मेंबर है, इस्टेब्लिश देश है, कहते हैं हम उसको पूरे ये वहां पर नक्शे से खत्म कर देंगे। देखिए ऐसी बात तो ये ठीक नहीं है। अगर आप कहते हैं म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो वो हर देश को आपको ये पूरा हक है, अधिकार है, जो वहां पर वो रहे। अब इसराइल के ऊपर भी आप देखिए पिछले 40, 50, 60 साल से कितने हमले हुए हैं। जब से उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ तब से उसके ऊपर हमले होते गए, और वो एक छोटा सा देश है, उसके ऊपर 8-8, 10-10 देश मिलकर उसके ऊपर हमले करते रहे, वो अपना बचाव करता रहा। और उसके ऊपर फिर एक ये बड़ा देश आ जाए ईरान, जो कि 90-92 मिलियन लोग उसकी आबादी है, और वो वहां पर कहे जी साहब हम तो उसको यहां पर से खत्म कर देंगे। फिर आप देखिए उनके बिल्कुल, दरअसल इस पे थोड़ा सा, चूंकि एक आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है एम्बेसडर सज्जनहार साहब, एक 30 सेकंड में रिएक्शन अब्बास रिजवी साहब आप दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। नहीं, क्योंकि मेरे पास और भी है थोड़ी बातें, पर फिर वो उसमें आप मैं आता हूँ, मैं शो में चल के आगे आऊँगा आपके पास, क्योंकि आपने ईरान पे जो सवाल उठाए हैं, रिजवी साहब से रिएक्शन लेता हूँ।
पहले तो मैं जो हमारे बुजुर्ग हैं अशोक जी, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैं खुद एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं ईरान में रहता हूँ, मैं ईरानी नहीं हूँ। तो मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ईरानी नहीं हूँ, मैं खुद इंडियन हूँ। और दूसरी बात जो आपने कही कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा और आपके माध्यम से बाकी दर्शकों से भी कहूँगा कि इसको चेक करें, इसको देखें। क्या भारत सरकार ने हमास, हिज़्बुल्लाह, यमन के अंसारुल्लाह, इराक के पीएलओ जो हजजुल शाबी है, क्या भारत सरकार ने इसको आतंकवादी घोषित किया है? कहीं पे भी अगर आप मुझे दिखा दें तो मेरे इल्म में इज़ाफ़ा होगा। ये जितनी भी ऑर्गनाइज़ेशन का नाम है, ये भारत सरकार के मुताबिक जो है वो टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस नहीं हैं। तो इसलिए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी मीडिया में भी या कहीं पे भी इसको ये ना कहा जाए कि आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी संगठन नहीं है, लिबरेशन मूवमेंट्स हैं कि जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद आपने कहा इज़राइल के ऊपर हमला होता है। आपने 50 साल पुरानी बात कही, मैं कहूँगा आप 80 साल पहले जाएँ। इज़राइल बना किस तरह से है, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। एक अलग से डिबेट होनी चाहिए कि इज़राइल बना किस तरह से है, किस तरह से फिलिस्तीनियों को बंदूक की ज़ोर से उसके वहाँ से निकाला गया, उनको दर बेदग बे बे घर से निकाल के बेघर किया गया। आज भी वो रिफ्यूजी में 2, 3, 4 नस्लें गुज़र गई हैं। जॉर्डन में, इजिप्ट में, मुख्तलिफ ममालिक में वो रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। तो अगर इतिहास की बात है तो 50 साल पीछे ना जाएँ, 80 साल पीछे जाएँ, इज़राइल बना किस तरह से है। आपने कहा कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, कितने रिज़ॉल्यूशंस यूनाइटेड नेशंस के हैं जिसकी मुखालफत की है, अलल ऐलान इज़राइल मुखालफत करता है। आज तक जो है न्यूक्लियर एनपीटी को साइन नहीं किया। इराक के अंदर 2-3 रिज़ॉल्यूशन की मुखालफत की थी इराक ने, पूरा जो है वो नेटो पहुँच गया, यूएस पहुँच गया और बर्बाद करके रख दिया 20 साल इराक को। जी लेकिन साहब, थोड़ा सा इस्राइल हम जो लोग इतिहास में मुख्तलिफ जाएंगे जो तो है फिर रिज़ॉल्यूशन डिबेट से की थोड़ा सा भटक जाएंगे, क्योंकि ये अभी जो स्थिति है हर कोई ये जानना चाहता है कि युद्ध खत्म कैसे होगा और रास्ता क्या निकलेगा।